सभी को मेरा प्रणाम। व्यावहारिक व्याकरण अप्लाइड ग्रामर की अगली वर्कशीट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। बहुत सारे शब्द और कुछ दो तीन शब्द यहाँ पर दोहराए भी गए हैं, तो उन पर हम ध्यान नहीं देंगे। पहला है मौलिक। सबसे पहले जानते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बच्चा, बच्चा से बनता है बचपन, चाइल्ड, चाइल्डहुड। तो वैसे ही जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं जिस चीज को। जैसे कहानी, कोई कहानी मौलिक है तो हम उस कहानी को पढ़ सकते, देख सकते, लेकिन उस कहानी की मौलिकता को हम महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो पहला है मौलिक। मौलिक में हम ता लगा देंगे शब्द, तो शब्द बनेगा ता लगा देंगे, सफिक्स तो बनेगा मौलिकता। संगी से संग, संगी से संग। लाल से बनता है शब्द लालिमा। रेड, जैसे रेड से रेडनेस, वैसे ही लाल से लालिमा। वैसे ही काला से कालिमा बनता है, और सफेद से सफेदी होता है, उजला से उजलापन होता है, नीला से नीलिमा होता है। तो ये सब उस इन रंगों से भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला शब्द है इसी क्रम में शूर। शूर से शूरता, शूरता। विधवा, विधवा से शब्द बनेगा वैधव्य, वैधव्य। वैरी या बैरी से बनता है बैर या वैर। अगर यहाँ वैरी है तो वैर लिखिए, बैरी है तो बैर लिखिए। स्वस्थ से भाववाचक संज्ञा बनता है स्वास्थ्य। ध्यान दे, स्वास्थ्य, इसमें थ्य है। अक्सर आप थय लिखते हैं, इसमें गलती ये होती है आपसे, आप थय लिखते हैं, पर ये गलत है। स्वास्थ्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य। अस्थि, अस्थि से बनता है अस्तित्व। उड़ना से उड़ान। पूजना से पूजा। घबराना से घबराहट। चुनना से चयन। थकना से थकान या थकावट, दोनों करेक्ट है। थकना से थकान या थकावट, हमने यहां तक कर लिया। रंगना से रंगत। आजकल रंगत देखो जरा उसकी, खूब हवा में उड़ रहे हो आजकल। रंगत तो देखो जरा उसकी। हम इस तरह से जब हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं रंगत। मतलब जब कोई अपने तेवर दिखा रहा है, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, रंगत। चढ़ना से चढ़ान। चढ़ाओ, चढ़ाई, ये तीनों शब्द है। चढ़ना, चढ़ान, चढ़ाओ, चढ़ाई। लिखना से लिखाई या लिखावट। लिखाई या लिखावट दोनों करेक्ट है। लड़ना से लड़ाई। भिड़ना से भिड़ंत, भिड़ंत। बुनना से बुनाई या बुनावट। बुनाई या बुनावट, बुनना शब्द से। भूलना से भूल, मैं भूल गया, भूल। भिड़ना हो चुका। लजाना से लज्जा, लज्जा। जागना से या तो जाग या जागरण, जागरण। पीसना से पिसाई, पीसना से पिसाई। चिकना शब्द है अभी यहाँ पर। चिकना से या तो बनेगा चिकनाई, यहाँ पर ई लगा देंगे, शब्द बनेगा चिकनाई। जैसे जो पिज्जा है, पिज्जा जो खाते हैं उसमें बहुत चिकनाई होती है, बहुत चिकनाहट होती है उसमें, ऑयली। चिकनाहट, चिकनाहट। पूजना हो चुका। पूजना से पूजा, और अस्थि भी हम एक बार कर चुके हैं पहले, मैंने पहले ही कहा, दो तीन शब्द इसमें रिपीट हुए हैं। अस्तित्व। मौलिक से, ये भी ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, मौलिकता। अधिक से अधिकता। मूर्ख से मूर्खता। लंबा से लंबाई। चतुर से चतुराई। सफेद से सफेदी। शांत से शांति, और गंभीर से बनता है गंभीरता। गंभीर से गंभीरता। ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगले प्रश्न पर की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य लिखिए। अर्थ आपकी आपकी जानकारी के लिए, आपको जानना चाहिए कि इन मुहावरों के अर्थ क्या होंगे। अदरवाइज बोर्ड में या आपकी परीक्षा में, आपके विद्यालय की ओर से सिर्फ और सिर्फ वाक्य रचना ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड में वाक्य रचना ही पूछता है।
तो चलिए हम आरंभ करते हैं। पहला है, कल भी मैंने जो आपको वर्कशीट कल जो कल की थी, आई थिंक प्रैक्टिस वर्कशीट 14 थी वो ग्रामर की, उसमें बहुत सारे मुहावरों की मैंने चर्चा की है। और मुहावरे की ऑलरेडी 2 वर्कशीट भी है जिसका लिंक मैं इसमें आज मैं दे दूंगी। इसमें दुम दबाकर भागना, वाक्य रचना कीजिए। बगीचे में जो बच्चे अब तक उधम मचा रहे थे, उधम नहीं याद रहा तो शोर मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे याद नहीं रहा तो फूल तोड़ रहे थे। तो बगीचे में जो बच्चे अब तक उधम मचा रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे, उधम मचा रहे थे। एक मिनट, ये हो, जब हाथ पूरी तरह से ये न घूमे इसमें तो इसकी आकृति बदल जाती है। मचा रहे थे, कॉमा, मेरे साथ साथ बच्चों लिखिए। माली को देखते ही माली को देखते ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए। चैनल को अगर आपके काम आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। एक लाइक तो बनता है, टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो बगीचे में जो बच्चे अब तक उधम मचा रहे थे, उधम मचाना मतलब शोर मचा रहे थे, वे बच्चे माली को देखते ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए। तो क्या अर्थ हुआ इसका? डर कर भाग गए, डर कर भागना, डर कर भाग जाना वहां से, तो दुम दबाकर भागना। अगला प्रश्न है, मतलब अगला मुहावरा है, दौड़ धूप करना। बेरोजगार युवक नौकरी के लिए नौकरी के लिए अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग कार्यालयों में दौड़ धूप कर रहा था। दौड़ धूप करना मतलब चाहे धूप हो या छांव हो, कुछ नहीं देखना, बस अपने काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ना, उसे हम कहते हैं दौड़ धूप करना। तो दौड़ धूप करना किस चीज के लिए, किस चीज की तलाश में भटकना, यहाँ वहां घूमना, चाहे धूप हो या बारिश हो, बस जा रहे हैं उस काम को पूरा करना, उसे कहते हैं, भटकने को कहते हैं हम दौड़ धूप करना। इसके बाद है नाक में दम करना। वाक्य रचना कीजिए। शिक्षिका, एक इसकी जगह हम अगर ये वाक्य रचना करें कि गर्मी की छुट्टियों में, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोरोना काल में बच्चों ने, क्योंकि 2 साल से बच्चे घर पर है, माता पिता की नाक में दम करके रख दिया, बड़ी बहुत परेशान कर किया। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों ने माताजी या पिताजी कुछ भी लिखिए, माताजी की नाक में दम कर दिया, मैं बहुत परेशान कर दिया, माताजी की नाक में दम कर दिया। आप मुहावरों का प्रयोग वैसे भी किया कीजिए जब आप कहीं पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये मुहावरे आपकी बातों में 4 चांद लगा देते हैं ये मुहावरे। तो इन मुहावरों का प्रयोग बातचीत के क्रम में कीजिए। इसके बाद है अगला जो प्रश्न है, नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मतलब खूब गिड़गिड़ाना, क्षमा मांगना, खूब गिड़गिड़ाना। निर्दोष व्यक्ति, जैसे रसीला, लेकिन आप रसीला का नाम टेक्स्ट बुक से, लिटरेचर से कभी भी मुहावरे मत लिखिए। निर्दोष व्यक्ति
न्यायाधीश के सामने न्यायाधीश की सजा न्यायाधीश से सजा सुनने के बाद निर्दोष व्यक्ति न्यायाधीश से सजा सुनने के बाद उसके सामने नाक रगड़ रहा था, कह रहा था कि मेरी गलती नहीं है, मुझे 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 मत सजा दीजिए। नाक रगड़ रहा था। तो निर्दोष व्यक्ति न्यायाधीश से सजा सुनने के बाद उसके सामने नाक रगड़ रहा था। अंडरलाइन कीजिए मुहावरे को। अगला है नानी याद आना। नानी याद आना का अर्थ होता है जैसे मतलब इतनी तकलीफ होना कि आपको पुरानी बातें मतलब वहां पर याद आ गई। नानी याद आना। जब भी हम मतलब मुसीबत में होते हैं तो हमें अक्सर सबसे पहले हम बोलते हैं ओ माँ, ओ, हम सबसे पहले माँ को याद करते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी मुसीबत हो तो इसीलिए कहा गया माँ नहीं, माँ की माँ जब याद आ जाए तुम्हें, जब आप बहुत घबरा जाए, डर जाए, चोरी करते हुए कोई पकड़ा जाए, तो उसे हम कहते हैं नानी याद आना। तो एक साधारण सा वाक्य लिखेंगे, चोरी करते हुए चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद रमन को इतनी मार पड़ी बहुत मार पड़ते हैं लोगों को, मतलब अगर भीड़ के हाथ लग गए तब तो फिर जान भी न बचे, ऐसी क्राउड लिंचिंग होती है। तो चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद रमन को इतनी मार पड़ी कि उसे नानी याद आ गई। नानी याद आ गई। इसे हम कर देंगे अंडरलाइन। नानी याद आ गई। अगला मुहावरा है पापड़ बेलना। मतलब बहुत कठिन काम। पता है पापड़ बेलना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन काम है पापड़ बेलना। बेटे को शिक्षा देने के लिए बेटे को शिक्षा देने के लिए शिक्षित करने के लिए, विद्यालय भेजने के लिए, शिक्षा देने के लिए गरीब रमा को, मतलब उसके लिए इतना इजी नहीं था, गरीब रमा को बहुत पापड़ बेलने पड़े। बहुत पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना मतलब बहुत कठिन काम। पापड़ बेलने से हम मुहावरे को अंडरलाइन करते हैं। पापड़ बेलना मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में आए कि हाँ मुझे अंडरलाइन करना है मुहावरे को, नहीं तो आप नहीं करेंगे फिर, अगर मैं नहीं करूंगी। चलिए अगला मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। पगड़ी उछालना मतलब किसी को बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना। भरी सभा में भरी सभाएं मतलब सब लोग थे, कुछ गैदरिंग थी। गैदरिंग को हम कहते हैं सभा, जैसे भेड़ों की सभा हमने पढ़ा ना, भेड़ और भेड़िए। भरी सभा में रमेश ने चाचा जी पर चिल्लाकर उनकी पगड़ी उछाल दी। मतलब उनको अपमानित कर दिया। उनकी पगड़ी, पगड़ी पता है, पगड़ी, मूछ, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें सम्मान का द्योतक है। उनकी पगड़ी उछाल दी। द्योतक मतलब सम्मान के सूचक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। अच्छा उससे पहले हम एक बार इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। पगड़ी उछाल दी। पगड़ी में
ड के अगर पगड़ी में ड के नीचे डॉट नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा गलत। पगड़ी नहीं, पगड़ी, पगड़ी। बार बार कहती हूँ, सड़, लड़, जड़। ठीक है, ये ड़ है सबके नहीं, यहाँ पर ये ड़ है, ड़ ड़ ड़, जहां ये उच्चारण आप सुनेंगे वहां डॉट आएगा। नेक्स्ट है बाल बाल बचना। बच्चा चलती रेलगाड़ी से गिर गया। बच्चा चलती रेलगाड़ी से, चलती क्या कहेंगे, दौड़ती रेलगाड़ी से गिर पड़ा। ईश्वर का, ईश्वर का, ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी कि वह बाल बाल बच गया। बाल बाल बच गया। अगर सपोज इसी मुहावरे की जगह होता कि बाल भी बांका ना होना, बाल भी बांका ना होना मतलब थोड़ा भी नुकसान ना होना, तो बच्चा चलती रेलगाड़ी से गिर पड़ा, ईश्वर की कृपा थी कि उसका बाल भी बांका न हुआ। कि उसका बाल भी बांका होना मतलब एक बाल तक को नुकसान नहीं पहुंचा, एक हेयर को भी नुकसान नहीं पहुंचा। हड्डी फ्रैक्चर होना तो दूर की बात है, हेयर फ्रैक्चर भी, हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, तो बाल भी बांका नहीं हुआ। नेक्स्ट है फूला न समाना। फूला न समाना। शिक्षिका ने, शिक्षिका ने जब अमन की प्रशंसा की, अमन की प्रशंसा की, तब वह फूला न समाया। जो प्रश्न है हम उसको ही कॉपी करेंगे। तब वह फूला न समाया और अंडरलाइन करेंगे, फूला न समाया। नेक्स्ट है मिट्टी का माधव। कालिदास, कालिदास जिस डाली पर बैठे थे, डाली मतलब ब्रांच, कालिदास जिस डाली पर बैठे थे, कॉमा, उसी को काट रहे थे, उसी को काट रहे थे, वे तो मिट्टी के माधव थे, मिट्टी के माधव थे। मिट्टी का माधव मतलब मूर्ख व्यक्ति, मतलब जिस ब्रांच पर जो बैठा है, इस ब्रांच पर कोई बैठा और उसी को काटेगा, जैसे कि ब्रांच भी गिर जाए और मैं भी गिर जाए, वो भी गिर जाए, तो वह तो मिट्टी के माधव थे। मतलब बाद में यही कालिदास बहुत बड़े स्कॉलर हुए, बहुत बड़े लेखक बने, कवि बने, कवि थे, लेखक बाद कवि थे बहुत बड़े। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं इन्होंने की। तो मिट्टी का माधव यानी मूर्ख व्यक्ति। उसके बाद है भीगी बिल्ली बनना। जैसे दुम दबाकर भागना हमने लिखा था, बस वैसा ही लिखना है हमें, भीगी बिल्ली बनना। बगीचे में जो बच्चे शरारत कर रहे थे, माली को देखकर वे भीगी बिल्ली बनकर वहां से भाग खड़े हुए। तो ये हमने मुहावरों से वाक्य रचना भी हमने यहाँ पर कर ली, वाक्य रचना हमारी हो गई है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है दो दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। बच्चों जरूर मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, ये एक प्रैक्टिस शीट है, ये प्रैक्टिस वर्कशीट है जिसको साथ साथ आपको करना है। बिजली, दामिनी, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी। कोई भी दो लिखिए। सौदामिनी, विद्युत, एक अभिनेता है विद्युत जामवाल। विद्युत नाम भी जैसा नाम है वैसे ही है, क्या गजब की फुर्ती है उनमें। विद्युत हो गया ये। अगला प्रश्न है बुद्धि। बुद्धि के लिए लिखिए मति और मेधा। आपने पढ़ा होगा सुमति और कुमति, याद है।
सुमति मतलब अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। कुमति मतलब बुरी बुद्धि, जैसे ओसामा बिन लादेन, उसके पास सुमति नहीं थी, उसके पास कुमति थी। भूषण, भूषण का अर्थ होता है जेवर, गहना, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको अलंकार, जेवर, जेवर गहना अलंकार, और इंग्लिश में से कहते हैं हम ज्वेलरीज। ईयर रिंग्स है, नोज पिन है, बैंगल्स है, चूड़ियां है, ये सब क्या है? ये सब भूषण है। तो ये थर्ड हो गया भूषण। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मनुष्य, मनुज और मानव, मनुज और मानव। कई बच्चे जो है वो मनुष्य के लिए आदमी लिखते हैं। देखिए मनुष्य मतलब ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमन से बनता है ह्यूमैनिटी। मैनहुड और ह्यूमैनिटी बहुत अंतर है, सोचिए। तो अगर हम इन तीनों शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं हम बनाएंगे तो बनेगा मनुष्यता, मनुजता और मानवता। मनुष्यता, मनुजता और मानवता। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ और असत्य, झूठ और असत्य। मित्र के लिए सखा, मीत, सखा और मीत। नेक्स्ट है मुख, वदन, आनन, चेहरा। नेक्स्ट है रात्रि, रात, रजनी। नेक्स्ट है लहू, रक्त और रुधिर। मेरे विचार में ये लहर होना चाहिए, ये शब्द लहर, तरंग, ठीक है, तरंग है, प्रवाह है, उर्मी है, तो ये शब्द होना चाहिए था। लहार नहीं होगा, बल्कि यह शब्द होगा लहर। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगला जो हमारे पास शब्द है वो है रचना। रचना मतलब होता है किसी चीज को बनाना, निर्माण करना किसी चीज का, सृजन करना किसी चीज का। तो रचना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्रिएट करना किसी को, तो सृजन करना और निर्माण करना, सृजन करना और निर्माण करना। ये जो ण है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ण। मैं वापस लिखती हूँ इस शब्द को, निर्माण। बर्फ के लिए जो शब्द है वो है तुषार और हिम। हिम से क्या बना है? हिम का आलय क्या है? हिमालय, हिमालय। चलिए अब हम अगला, ये हमारा क्या हुआ, हमने भाववाचक संज्ञा हो गया, मुहावरों से वाक्य रचना हो गई हमारी, और पर्यायवाची शब्द भी हो गए हमारे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विलोम शब्द लिखना है। इसमें से कुछ विलोम शब्द ऐसे भी हैं जो मैं बात करती हूँ अभी आपसे। देखिए निर्मल, मल नहीं है जिसमें, निर्मल, ठीक है। तो ये निर्मल का विलोम होगा मलिन, मतलब जो गंदगी से भरा हो, मलिनता हो जिसमें, गंदगी हो जिसमें। पक्ष का विलोम क्या होगा? पक्ष का विलोम होगा विपक्ष, पक्ष का विलोम। अगला शब्द है दृढ़। दृढ़ मतलब होता है जो एकदम फॉर्म हो। सबसे पहले देखिए दृढ़ कैसे लिखा है, द प्लस री। द में जब री की मात्रा लगाई जाती है तो वो शब्द होता है द्रि। और ढ़, दृढ़, मतलब पिताजी अपनी बात पर दृढ़ थे, उनकी बातों को सुन करके मैं विचलित हो गया। तो क्या होगा दृढ़ का विलोम? विचलित, मतलब घबरा जाना। दृढ़ मतलब एकदम फर्म होना। धूप का विलोम होता है छाया या छांव, छाया। नेक्स्ट है निरक्षर। निरक्षर मतलब इलिटरेट, और साक्षर का अर्थ होता है लिटरेट। दुर्लभ, बच्चे अक्सर दुर्लभ को सुर्लभ लिख देते हैं, पर वास्तव में यहाँ चूंकि प्रीफिक्स दुर है इसीलिए दुर्लभ है, लेकिन यहाँ का तो प्रीफिक्स सु है ना, सुर नहीं है, सु, तो सुलभ, दुर्लभ, सुलभ। तो अगर आप यहाँ रिफार लगा देते क्योंकि वहां दुर्लभ में, तो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। दुर्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन, सतजन, सज्जन। दुर्जन मतलब बुरा जन, दुर्जन का विलोम सज्जन।
पवित्र का विलोम होगा अपवित्र, वैसे ही प्रत्यक्ष का विलोम होगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अप्रत्यक्ष। अगला शब्द है इसी श्रेणी में भूत। भूत का विलोम होता है भविष्य। जो बीत गया है वो भूतकाल, जो आने वाला है वो भविष्य। पालक का विलोम होता है संहारक। संहारक जो पालन करे, जो देखभाल करे वो पालक, जो पालन करे वो पालक। और संहारक मतलब जो उसका संहार करते, इसे हम कहते हैं संहारक। अगला प्रश्न है हमारा, परिश्रम का लिखिए। आलस्य पवित्र ऑलरेडी पूछा गया है, अपवित्र पालक भी हो गया है। पुरातन, पुरातन का अर्थ होता है एकदम एकदम ओल्डेस्ट, तो इसका विलोम होता है या तो नूतन होगा मतलब नया, या अधुनातन। ये दोनों आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अधुनातन मतलब एकदम लेटेस्ट, अधुनातन। बढ़िया का विलोम होता है घटिया। क्या बढ़िया है और एकदम घटिया है, बेकार, थर्ड क्लास। प्रेम घृणा, बंधन मुक्ति। पंडित मतलब होता है बहुत ज्ञानी व्यक्ति, पंडित मतलब बहुत ही स्कॉलर। और मूर्ख मतलब एकदम फूल, इडियट, मूर्ख। निर्जीव हमने ऑलरेडी लिखा है था शायद, निर्जीव और सजीव, निर्जीव और सजीव। इसके बाद है प्राचीन नवीन। प्राचीन का विलोम लिखिए नवीन। पाप का विलोम लिखिए पुण्य। पाप का विलोम लिखिए पुण्य। अगला शब्द है भेद। भेद मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, किसी को अलगाव उत्पन्न करना, अलग अलग मानना, अपना नहीं मानना। भेद का विलोम होता है अभेद, यानी सबको एक मानना। इसी वर्कशीट के अगले क्रम में जो शब्द है वो है विशेषण बनाइए। चाचा से बनाएंगे चचेरा, चाचा से चचेरा। फूफा, फूफा से क्या बनेगा? फुफेरा। उसी प्रकार से मामा से ममेरा, मामा से ममेरा। नेक्स्ट, अगला शब्द है कला। कला से कलात्मक, कलात्मक। कहानी से कहानीकार, बाजार से बाजारू, दर्द से दर्दनाक, दर्दनाक। उसी प्रकार से खौफ, खौफ से खौफनाक, खौफ से खौफनाक।